नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्पाइडी में। इस सीरीज में हम कवर करने जा रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सभी टॉपिक्स। ये सीरीज़ एक डिटेल्ड सीरीज़ रहेगी। साथ ही साथ इस सीरीज़ को कहीं कहीं वन लाइनर बनाने की कोशिश की है, जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में हमारा पहला टॉपिक है अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास को समझने से पहले हम बाल मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। हम जानते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की कई शाखाओं में से एक शाखा है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा जब अध्ययन का क्षेत्र गर्भावस्था से किशोरावस्था व परिपक्वावस्था, जिसे प्रौढ़ावस्था भी कहा जाता है, तक होने लगा, तब बाल मनोविज्ञान को बाल विकास कहा जाने लगा। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यह हमें श्रीमती हार्लॉक हैं, उन्होंने बताया था। जो बाल मनोविज्ञान है उसमें बालक के सभी पक्षों पर समान ध्यान दिया जाता था, जिसकी अपेक्षा जो बाल विकास है उसमें बालक के वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह जो बात है वो दोनों को अलग करती है। इसके साथ अगला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा बर्क ने दी थी। बर्क मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा परिभाषा दी गई थी। बर्क ने कहा, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अर्थात बर्क के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान है उसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन ही किया जाता है। साथ ही साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान की पहली परिभाषा किसने दी, तो उसका आंसर होगा आपका बर्क। इसके साथ ही आपको यह परिभाषा भी याद होनी चाहिए, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन जो हैं आपके एक दो आते ही आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए जो कि मनोवैज्ञानिक भी थे, जिनका नाम था पेस्टोलॉजी। इन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था बालक के विकास पर। इन्होंने अपने 3.5 साल के पुत्र पर यह अध्ययन किया था, जिसे बेबी बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इनके बाद 19वीं शताब्दी में हुए स्टैनली हॉल, उन्होंने बाल मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली निर्माण का कार्य किया। बाल मनोविज्ञान में स्टैनली हॉल को ही बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी शताब्दी में 1897 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल मनोविज्ञान में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ ने किया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल ने भी किया है और वुडवर्थ ने भी किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टैनली हॉल ने जो प्रश्नावली का निर्माण किया था वो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया था, जबकि वुडवर्थ ने जो प्रश्नावली का निर्माण किया है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद हम अपना चैप्टर देखते हैं, अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद विकास के बारे में जानेंगे। अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है बढ़ना या वृद्धि। इसमें कोशिकाओं में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, साथ ही साथ यह संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। अब इसका अर्थ क्या है यह जान लेते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, जो कि हमारे शारीरिक पक्ष पर निर्भर करती है। कोशिकाओं में वृद्धि होती है, यह भी हमारा एक शारीरिक पक्ष ही है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, यानी अभिवृद्धि में केवल एक ही पक्ष होता है, जो कि पक्ष होता है शारीरिक पक्ष हमारा। इसके बाद अभिवृद्धि संख्यात्मक और मात्रात्मक होती है। यानी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अभिवृद्धि में
हमारे कितने दांत हैं? हमारे 32 दांत हैं, आप इसे गिन सकते हैं। तो ये आपका अभिवृद्धि में आ गया। अभिवृद्धि जो है आपको सामने दिखती है। हमारा शारीरिक विकास है वो आपको सामने दिखता है, जो कि अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। अभिवृद्धि जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह जीवन पर्यंत नहीं चलती है। यह एक निश्चित समय तक चलती है, उसके बाद स्थगित हो जाती है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है, हमारी एक एज होती है, जैसे हमारी जो वृद्धि है वो हमारे किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है। उसके बाद यह वृद्धि जो है वो रुक जाती है। साथ ही साथ अभिवृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है। संकीर्ण से यहाँ अर्थ है संकुचित होना, यानी छोटा होना। विकास की तुलना में अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण होता है। अभिवृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, भार, ये तीनों चीज़ें संबंधित होती हैं। साथ ही साथ अभिवृद्धि शारीरिक पक्ष पर में परिवर्तन है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। अर्थात जो आपका विकास है वो अभिवृद्धि पर डिपेंड नहीं होता है। अभिवृद्धि विकास का हिस्सा है, ना कि विकास अभिवृद्धि का। यह बात यहाँ पर जानने योग्य है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विकास। विकास कार्य क्षमता को दर्शाता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। विकास में शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष निहित होते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? विकास जो है हमारी कार्य क्षमता को दर्शाता है, यानी हम दिन प्रतिदिन हम किसी चीज़ को डेवलप करते जा रहे हैं, वो चीज़ हमारी विकास के अंतर्गत आती है। विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसकी कोई एज नहीं होती है। जैसे हमारी वृद्धि है वो एक एज के बाद रुक जाती है, विकास हमारा निरंतर चलता रहता है। और जो विकास की जो गति होती है वो सीधी होती है। आपका जो विकास है कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। साथ ही विकास में कई पक्ष होते हैं। जैसे वृद्धि में केवल एक ही पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष, लेकिन विकास में शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक और नैतिक, ये सारे पक्ष निहित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विकास क्षमताओं में वृद्धि को दर्शाता है। विकास संख्यात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक होता है। विकास व्यापक होता है। विकास में वृद्धि निहित है। विकास में सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। विकास का जो है आप केवल संख्यात्मक और मात्रात्मक नहीं होता है, यह गुणात्मक भी होता है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कि विकास की विशेषताएं बताइए, आपको इनमें से ये चीज़ें दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको वो क्वेश्चन में कुछ चीज़ें गलत होती हैं, जैसे आपका ये चीज़ हो गया, यहाँ पर आपको दिया जाएगा विकास संख्यात्मक और केवल मात्रात्मक होता है। अगर वहाँ पर गुणात्मक नहीं है तो वो जो आपका आंसर होगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्क्रीन पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा कि वृद्धि और विकास किस तरीके से कार्य करते हैं। हमारा जो आरंभिक जीवन होता है उसमें अभिवृद्धि की जो दर होती है वो तेज़ होती है, विकास की तुलना में विकास कम होता है। लेकिन एक समय के बाद जब अभिवृद्धि रुक जाती है, उसके बाद जो विकास की दर है वो निरंतर बढ़ती रहती है, मगर अभिवृद्धि एक जगह पर ही रुक जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि और विकास के अनेक सिद्धांत हैं, जिनमें से जो मुख्य सिद्धांत हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यही कुछ सिद्धांत हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आने वाली वीडियो में हम इन सिद्धांत पर डिटेल्ड में देखेंगे। अभी इन सिद्धांतों के नाम जान लेते हैं। जैसे कि आपका पहला है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें बताया गया है कि विकास जो है वो एक दिशा में जाता है। विकास क्रम का सिद्धांत, इसमें बताया गया है कि विकास एक क्रम में चलता है।
यानी कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, उसकी जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो परिवर्तन होता है वो किसी पिछले परिवर्तन से संबंधित होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत या चक्राकार विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। इसके बाद वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि जो प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका विकास अलग अलग होता है, दो व्यक्तियों का विकास एक जैसा नहीं हो सकता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसके अंतर्गत बताया जाता है कि एक जैसे दिखने वाले जीवों में विकास जो है वो एक जैसा होता है। इसका अर्थ ये जो है, यहाँ से मैं समझा दूँ वरना आपको इसमें और इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत से यहाँ अर्थ है जैसे इंसान और इंसान का जो विकास है वो एक सा होता है। अगर जानवर है जैसे गाय और गाय का जो विकास है वो एक सा होगा, चूहे और चूहे का जो विकास है वो एक सा होगा। यहाँ पर इसका अर्थ यह है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो विकास होता है व्यक्ति का उससे भविष्यवाणी की जा सकती है कि जो व्यक्ति है वो आगे चलकर क्या करेगा या क्या बनेगा। इसकी जो डिटेल्ड हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।